हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आप पढ़ेंगे अपनी क्लास जिसमें आप पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। और आज की क्लास बहुत ही झमाझम और शानदार होने वाली है, तो इसलिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। और जो भी अपन ग्रंथि पढ़ना चाहते हैं उनको विशेषतः ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए छोटे लेवल से लेकर के और बड़े लेवल तक, कंपटीशन लेवल तक आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। इसलिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। सबसे पहले अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। और अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें अपन पहले ग्रंथि का अध्ययन करेंगे, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आपको ध्यान रखना है कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है यह अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग के डाइएन्सेफेलॉन भाग, अर्थात अपन कह सकते हैं जो अग्र मस्तिष्क होता है उसका एक भाग होता है थैलेमस, और जिसके नीचे एक डाइएन्सेफेलॉन भाग पाया जाता है जिसमें हाइपोथैलेमस ग्रंथि स्थित होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसे अपन मास्टर या हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है, अर्थात उससे स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अपन कह सकते हैं कि यह जो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसमें अपन पढ़ते हैं कि यह निरोधी और मोचक दो हार्मोन स्रावित करती है। मोचक हार्मोन को अपन कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और यह पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। उसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो दूसरा हार्मोन है निरोधी हार्मोन होता है, और निरोधी हार्मोन क्या कार्य करता है? यह पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के कार्य पर नियंत्रण करता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि एक हार्मोन तो कहता है कि अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित कर, और एक हार्मोन कहता है कि हार्मोन स्राव पर नियंत्रण कर। तो ध्यान रखना है, मोचक हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन होता है रिलीज करता है, अर्थात पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। और एक अपन बात करेंगे जो दूसरा हार्मोन है मोचक हार्मोन, वो निरोधी हार्मोन, यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों पर नियंत्रण करता है। आगे अपन इसके कार्य पढ़ेंगे कि यह मुख्यतः भूख लगना, प्यास लगना। यदि मान लीजिए आपको भूख लग रही है और आप पहले से ही खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और भूख का आवाज आपको आसानी से हो जाता है, प्यास लग रहा है, प्यास लगने का अनुभव आपको समय से हो जाता है, या के अलावा तापमान का अनुभव अपन ठंडे का गर्म का आराम से अनुभव कर सकते हैं। और इन सभी का अनुभव कराने के लिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि कार्य करती है। या फिर हमको नींद आ रही है, हमारे मन की जितनी भी जो भी भावनाएं हैं उन सभी भावनाओं को नियंत्रित करने का कार्य है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसमें आपके लिए ध्यान रखना है, जो तापमान की यदि बात करें तो मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस, या लगभग में कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, या ऐसे कह सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या और कह सकते हैं यह 310.15 केल्विन के बराबर होता है। मतलब जो मानव शरीर का तापमान होता है वह 36.9 डिग्री सेल्सियस और या 37 डिग्री सेल्सियस, या अपन फ़ारेनहाइट में इसे कहते हैं कि यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि अपन केल्विन में मापना चाहते हैं तो अपन कह सकते हैं 310.15 केल्विन होता है। तो ध्यान रखें, हाइपोथैलेमस ग्रंथि अग्र मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग और थैलेमस भाग के जस्ट नीचे एक डाइएन्सेफेलॉन खांच पाई जाती है जिसमें हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। इसे मास्टर या हेडमास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मास्टर ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करती है। यह दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है जिसमें अपन पढ़ते हैं मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन को अपन कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और यह पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। और लास्ट में आप पढ़ेंगे कि एक जो हार्मोन होता है निरोधी हार्मोन, उसे इनहिबिटोरी हार्मोन भी कहते हैं, और यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले
जो भी हार्मोन है उनको नियंत्रित करता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं भूख लगना, प्यास लगना, या फिर अपन कह सकते हैं कि तापमान का अनुभव हो रहा है, या फिर हमको नींद आ रही है, तो इसका अनुभव भी हमको हाइपोथैलेमस ग्रंथि कराती है। और जो भी मन की भावना है उन सभी को नियंत्रित करने का कार्य भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। और तापमान की यदि बात करें तो तापमान, मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस, या इसे कह सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310.15 केल्विन के बराबर होता है। और उससे आगे अपन अगली ग्रंथि पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। इसी क्रम में अपन अगली ग्रंथि पढ़ रहे हैं। और जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। सबसे पहली बात, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है हाइपोथैलेमस के पास पाई जाती है, अर्थात मस्तिष्क में स्थित होती है। और यह मस्तिष्क में नीचे की ओर हाइपोथैलेमस के पास पाई जाती है। और इसके कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। अपन कह सकते हैं अग्रपीयूष और पश्चपीयूष। अग्रपीयूष को अपन कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पश्चपीयूष को अपन कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। यह ग्रंथि कुल 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, जिसमें से जो एडिनो हाइपोफाइसिस या अग्रपीयूष होती है यह 11 और पश्चपीयूष जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है यह 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। इसकी जो संरचना होती है मटर के दाने के समान, और यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, अर्थात सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कह सकते हैं। इसे अपन मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। और अपन कह सकते हैं यह कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है। आपके लिए विशेष जो याद रखना है इसमें अपन को कि पीयूष ग्रंथि वृद्धि नियामक हार्मोन स्रावित करती है, और ये इसके कारण व्यक्ति अधिक लंबा व बौना रह जाता है। यदि पर्याप्त मात्रा में यह हार्मोन का स्राव करती है तो व्यक्ति लंबा, और यदि मान करिए कि पर्याप्त मात्रा से भी कम यदि यह हार्मोन स्रावित करती है तो व्यक्ति बौना रह जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि यह ग्रंथि विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। जैसे अपन हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जो वृद्धि हार्मोन होता है। और इसके अलावा अपन बात करें तो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव करती है, और वैसोप्रेसिन हार्मोन का स्राव करती है, गोनेडोट्रोपिन का हार्मोन का स्राव करती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव करती है। और यह ग्रंथि थायराइड प्रेरक हार्मोन का स्राव करती है। तो ये विभिन्न प्रकार के हार्मोनों को स्रावित करती है, जिसमें से आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह ग्रंथि सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि नियामक हार्मोन स्रावित करती है। अर्थात व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि के लिए या शारीरिक वृद्धि के लिए कौन सी ग्रंथि सहायक होती है, तो अपन कहते हैं पीयूष ग्रंथि इसमें सहायक होती है। ध्यान रखें इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ग्रंथि हाइपोथैलेमस को छोड़कर अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो ध्यान रखें, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, आकृति मटर के दाने के समान, कहाँ पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के पास पाई जाती है। भाग कितने हैं, 2 होते हैं, अग्रपीयूष और पश्चपीयूष। अग्रपीयूष को अपन कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पश्चपीयूष को अपन कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। और ये जो हार्मोन स्रावित करती है जिसमें अपन को ध्यान रखना है सोमेटोट्रोपिन वृद्धि नियामक हार्मोन होता है। और इसके अलावा अन्य हार्मोन में यदि बात करें तो ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, गोनेडोट्रोपिन होता है, और टीएसएच या थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है। यह भिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। और इसी क्रम में अपन अगली ग्रंथि पढ़ेंगे पिनियल ग्रंथि। अपन अगली ग्रंथि पढ़ रहे हैं, और अगली ग्रंथि है अपनी जो पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि भी अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। इसके बारे में आपको ध्यान क्या रखना है विशेषतः। देखिए, सबसे पहली बात तो यह जो ग्रंथि होती है इसके उपनाम क्या है, इसे अपन कहते हैं मानव की तीसरी आंख। क्या कहा जाता है, मानव की तीसरी आंख कहा जाता है। और इसे अपन कहते हैं मस्तिष्क का रेत, इसे ही अपन कहते हैं जैविक घड़ी। ध्यान रखें, जो पिनियल ग्रंथि होती है यह मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है।
पिनियन ग्रंथि को मस्तिष्क का रेत, मानव की तीसरी आंख या जैविक घड़ी कहा जाता है और यह ग्रंथि मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है और यह हार्मोन जो होता है हमारी दैनिक क्रियाओं के नियमन में सहायक होता है। अर्थात जो भी अपन कार्य हमारी दिनचर्या में करते हैं, जो भी अपनी दिनचर्या होती है, तो उन सभी के नियमन में सहायक होती है पिनियल ग्रंथि और यह एक घड़ी की तरह कार्य करती है, जिसके कारण इसे कहा जाता है जैविक घड़ी। ध्यान रखें, कहा जाता है कि उम्र 55 की दिल बचपन का। क्यों कहा जाता है? कि बच्चे भी, मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो भी बच्चों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। कौन सी ग्रंथि की क्रियाशीलता के कारण? तो अपन कहेंगे पिनियल ग्रंथि। ध्यान रखें, पिनियल ग्रंथि में बुजुर्ग व्यक्ति भी, जैसे जिन बुजुर्ग व्यक्तियों की पिनियल ग्रंथि की क्रियाशीलता कम हो जाती है तो वो बच्चों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो ध्यान रहे कि पिनियल ग्रंथि को मस्तिष्क का रेत या मानव की तीसरी आंख कहा जाता है। इससे अगली जो ग्रंथि है अपन पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। अपन पढ़ रहे हैं अगली ग्रंथि और अगली ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में ध्यान रखना है भाई, कोई भी ग्रंथि अपन पढ़े सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि पाई कहाँ जाती है। जैसे अपन पढ़ रहे हैं थायराइड ग्रंथि, तो कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। गले में कहाँ पाई जाती है? तो गले में श्वास नली के दोनों ओर। और कैसे आकार की होती है? तो अंग्रेजी के अक्षर एच आकार की होती है। अपन कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि हमारे गले में श्वास नली के दोनों ओर और एच आकार की होती है। अगली बात, इसे अवटु ग्रंथि कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ध्यान रखें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है वह आपकी अग्नाशय ग्रंथि होती है। ध्यान रखें, यह ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्राव करती है। कौन से हार्मोन का स्राव करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो आप कहेंगे कि इसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन, और वही कारण होता है कि डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देता है। क्यों देता है? क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण गलगंड, इसे ही अपन कहते हैं घेंगा, इसे ही अपन कहते हैं गोइटर। परीक्षा की दृष्टि से यह सर्वाधिक आता है। अपन कह सकते हैं कि आयोडीन की कमी के कारण होने वाला जो रोग होता है वह गलगंड रोग, घेंगा रोग या गोइटर नामक रोग होता है। और अपन कह सकते हैं कि जो यह आयोडीन होता है कार्य क्या करता है? तो यह थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। फिर थायरोक्सिन हार्मोन क्या कार्य करता है? तो अपन को ध्यान रखना कि यह जो हार्मोन होता है यह हमारी उपापचयी क्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। उपापचयी क्रियाएं अर्थात जो पाचन की क्रियाएं होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में या के अलावा वसा है, प्रोटीन है, इनके पाचन में सहायक होता है ये हार्मोन। या के अलावा अपन कह सकते हैं कि यह हार्मोन आरबीसी के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पिलरी, जिनको अपन कह सकते हैं लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पिलरी, जिनके बारे में अपन रक्त में पढ़ते हैं कि इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनको एरेथ्रोसाइट कोशिकाएं कहती हैं। कोशिका वो केंद्रक विहीन होती है और लगभग 99% ये पाई जाती हैं। तो इनके बारे में अपन अधिकांश जान सकते हैं जब पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में। वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी जो है उनके निर्माण में सहायक होती हैं। आपके लिए बस इतना याद रखना है कि आरबीसी का जो निर्माण होता है यह लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा। और लाल अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? तो जो लाल अस्थि मज्जा होती है यह
हमारी हड्डियों के मध्य पाई जाने वाले जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है जहाँ रक्त का निर्माण होता है। और ध्यान रखें आरबीसी का निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। और कौन सा हार्मोन सहायक होता है तो थायरॉक्सिन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है तो अपन कहते हैं थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ध्यान रखें गले में एच आकार की श्वास नली के दोनों ओर, इसे अवटु ग्रंथि या मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है तो आयोडीन करता है। आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह डॉक्टर क्यों देता है क्योंकि इसकी कमी से गलगंड घेंगा या गोइटर रोग होता है। ध्यान रखें यह हार्मोन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है अर्थात कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यह के अलावा अपन कह सकते हैं यह जो हार्मोन होता है मुख्यतः आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है। और आरबीसी को अपन कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड कैपिलरी और इनका जीवन काल 120 दिन होता है और इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसी क्रम में अपन अगली ग्रंथि पढ़ रहे हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि। हम अगली ग्रंथि पढ़ रहे हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि। देखिए इसके बारे में आपको ध्यान रखना है जो पैराथायरॉइड ग्रंथि है यह कहाँ पाई जाती है। पैराथायरॉइड ग्रंथि पाई जाती है थायराइड ग्रंथि के पीछे, मतलब ये भी गले में पाई जाती है। तो थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे पाई जाती है पैराथायरॉइड ग्रंथि और इस ग्रंथि को अपन कहते हैं पराअवटु ग्रंथि भी कहते हैं। और यह पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। कौन सा हार्मोन अपन कह सकते हैं यह पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। और यह जो हार्मोन है यह हार्मोन क्या कार्य करता है तो यह कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है अर्थात कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है तो अपन कह सकते हैं पैराथार्मोन नामक हार्मोन करता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इसकी कमी के कारण टिटनी नामक रोग होता है। कौन सा रोग टिटनी नामक रोग होता है। पैराथार्मोन नामक हार्मोन की कमी के कारण टिटनी नामक रोग होता है। तो ध्यान रखें पैराथायरॉइड ग्रंथि पाई जाएगी थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे। हार्मोन पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित करती है। उपनाम क्या है तो पराअवटु ग्रंथि कहते हैं। और अपन कह सकते हैं कि यह कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करती है और इसके कमी के कारण टिटनी नामक रोग होता है। इसी क्रम में अपन अगली ग्रंथि पढ़ेंगे थाइमस ग्रंथि। अपन अगली ग्रंथि पढ़ रहे हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि में विशेषता ध्यान रखना है कि जो थाइमस ग्रंथि होती है हृदय और महाधमनी के मध्य स्थित होती है। कहाँ पाई जाती है जो हमारा हृदय होता है और हृदय में बायां जो निलय होता है ऊपर आलिंद और नीचे निलय होते हैं। जो बायां निलय होता है वहां पर जुड़ी होती है महाधमनी और उन दोनों के मध्य पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। कौन सा हार्मोन थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। और यह एक ऐसा हार्मोन है पेप्टाइड हार्मोन होता है। और ध्यान रखना है यह जो ग्रंथि होती है यौवन आरंभ के समय जैसे ही यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तो यह ग्रंथि सिकुड़ने लग जाती है और अंत में क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है। ध्यान रखें इससे कौन सा हार्मोन निकलता है तो थाइमोसिन और यह ग्रंथि बच्चों में अधिक विकसित होती है। तो ध्यान रखें कहाँ पाई जाती है हृदय और महाधमनी के मध्य। कौन सा हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। क्या कार्य करता है तो ध्यान रखें यह जो हार्मोन जो होता है इसके कारण व्यक्ति की जो यौवन आरंभ के बाद जो अगली अवस्था आती है उनका कारण यह होता है। ध्यान रखना है और यह ग्रंथि केवल बच्चों में ही विकसित होती है। इसके अलावा जो अपनी अगली ग्रंथि है वो अपन पढ़ेंगे अधिवृक्क ग्रंथि। तो मेरे हिसाब से आपके लिए यहाँ तक अच्छा समझ में आ रहा होगा और जिसके लिए आप अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें क्योंकि आज ये क्लास बहुत ही धमाकेदार और शानदार होने वाली है। तो अगली ग्रंथि अपन पढ़ रहे हैं अधिवृक्क ग्रंथि।
हम अगली ग्रंथि पढ़ेंगे जो अधिवृक्क ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में अधि का मतलब होता है ऊपर और वृक्क का मतलब होता है वृक्क। ये संख्या में 2 या 1 जोड़ी होती है और दोनों वृक्कों के ऊपर पाई जाती है। ध्यान रखना है, ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है इसे अपन कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि और 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, जिसमें अपन कहेंगे एक तो करती है एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्रंथि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। एड्रिनलिन हार्मोन को अपन एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनलिन हार्मोन को हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो हार्मोन होते हैं इन हार्मोन को अपन कहते हैं आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन। क्यों? यदि मान लीजिए कि आपने किसी घटना को अचानक देखा, कोई बढ़िया घटना घट जाए, बहुत भयानक घटना घट जाए मान लीजिए, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फटी की फटी रहने को मतलब है कि आपकी पुतलियों का आकार बढ़ जाता है, तो उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि। और यदि मान के चलिए कोई भी उदाहरण अपन समझ सकते हैं, जैसे बिल्ली आ रही है और घर की तरफ आ रही है, सब कमरे में घुसना चाहती है, मान लीजिए दूध पीने के लिए आ रही है। उसने जैसे ही अंदर घुसने लगी और उसने एक कुत्ते को देखा और कुत्ते ने बिल्ली को देखा, तो क्या होता है? अब बिल्ली भागने का प्रयास करेगी और क्यों भागने का प्रयास करेगी? क्योंकि घबराहट के कारण या भय के कारण, ध्यान रखें, उसके हृदय की गति तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और श्वास लेने की जो दर होती है वो भी अधिक हो जाती है। और अपन कहेंगे यह एक आपातकाल की स्थिति होती है और ऐसी स्थिति में यह हार्मोन तेजी से स्रावित होते हैं। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि हार्मोन शरीर में कभी भी संचित नहीं रहते हैं। इन हार्मोन का निर्माण लगातार रूप से, निरंतर रूप से होता रहता है। किसी भी जीव के लिए आपसे इस ग्रंथि के बारे में यदि पूछा जाता है कि आपातकालीन या डर या भय की स्थिति में कौन सी ग्रंथि कार्य कर रही है, तो अधिवृक्क ग्रंथि में डर लग रहा है तो आपकी हृदय की धड़कन अधिक हो जाती है और सांस लेने की दर भी तेज हो जाती है। और अपन कह सकते हैं कि ऐसी जो आपातकाल की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में कौन सी ग्रंथि काम करती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि कार्य करती है। हार्मोन ध्यान रखना है एड्रिनलिन और एड्रिनलिन, ये हार्मोन आपातकालीन स्थिति में बहुत तेजी से स्रावित होते हैं। और किसी भी जीव की बात करें, चाहे बिल्ली है, चाहे गिलहरी है, चाहे मानव की बात करें, तो डर या भय की स्थिति में जब हमारे पुतलियों का आकार बड़ा हो जाता है और या हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, या मान के चलो कि हृदय संकुचन या बीपी, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो ऐसी स्थिति में अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करती है, जिसे अपन आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ध्यान रखें, इसी क्रम में जो अपन अगली ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं, अग्नाशय ग्रंथि। अपन पढ़ रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि, और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आमाशय और छोटी आंत के मध्य, पत्ती के आकार की या यू आकार की होती है। कैसे आकार की? पत्ती के आकार या यू आकार की होती है, उल्टे यू आकार की होती है। ध्यान रखें, यह ग्रंथि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। अपन कह सकते हैं इसे पेनिक्रियाज ग्लैंड भी कहते हैं या ग्रंथि भी कहते हैं। और इसके अलावा अपन इसके बारे में कह सकते हैं कि इसके अंदर पाया जाता है लैंगरहैंस, और लैंगरहैंस की 2 कोशिका होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा कोशिकाओं से निकलने वाला हार्मोन जो ग्लूकेगॉन होता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। या के अलावा अपन कह सकते हैं कि बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला जो हार्मोन है वह निकलता है इंसुलिन, और इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है।
अर्थात इन दोनों की क्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है। ग्लूकेगॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। ध्यान रखना है, मानव में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहता है, जबकि पत्तियों में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। ध्यान रखें, यह जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसकी कमी के कारण मधुमेह, डायबिटीज या शुगर नामक रोग होता है, और इसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन हार्मोन करता है। तो ध्यान रखें, कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत और आमाशय के मध्य पाई जाती है। पहली क्रिया ग्रंथि भी इसे कहते हैं। सबसे बड़ी मिश्रक ग्रंथि है, पत्ती के आकार या यू आकार की होती है। अपन कह सकते हैं कि यह जो ग्रंथि है, इसमें पाया जाता है लैंगर हंसदीप, जिसमें एल्फा और बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं। एल्फा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन ग्लूकेगॉन और बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन। ध्यान रखें, ग्लूकेगॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में और इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। और ये जो हार्मोन है, ये शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह, डायबिटीज या शुगर नामक रोग होता है। इसी क्रम में अपन अगली ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं, जो जनक ग्रंथि होती है, वृषण ग्रंथि। तो अपन अपनी लास्ट ग्रंथि पढ़ रहे हैं, वृषण ग्रंथि, और एक है अपने अंडाशय ग्रंथि। ध्यान से देखें, सबकी नजर हृदय होनी चाहिए स्क्रीन तरफ। वृषण ग्रंथि को अपन कहते हैं टेस्टी। देखिए, ध्यान रखें, कहाँ पाई जाती है? तो उदर गुहा के बाहर स्थित होती है, संख्या में 2 होती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो अपन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन पुरुषों में, इसे अपन पौरुष हार्मोन भी कहते हैं। अर्थात पुरुषों में जो प्रमुख हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यह वृषण ग्रंथियों से स्रावित होने वाले या निर्मित होने वाले शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होता है। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं से होता है। ध्यान रखें, शुक्राणु निर्माण में सहायक होता है, तो शुक्राणु का निर्माण कहां से होता है? वृषण ग्रंथियों से। कौन करता है? तो अपन कह सकते हैं लीडिंग कोशिकाएं करती हैं, लीडिंग कोशिका। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि ये उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, क्योंकि इनका तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अर्थात शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा इनका तापमान शरीर के तो तापमान से लगभग अपन कह सकते हैं 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और शुक्राणु निर्माण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वृषण ग्रंथि उदर गुहा से बाहर स्थित होती है। निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसे पुरुष हार्मोन कहते हैं, यह पुरुषों में लैंगिक अंगों के विकास एवं शुक्राणु निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें वृषण ग्रंथि, तो ध्यान रखें, इसे अपन कहते हैं ओवरी। यह मादा हार्मोन स्रावित करता है, जिसमें अपन कह सकते हैं यह एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। और यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है, और ये भी एक जोड़ी या संख्या में 2 होती है। अपन कह सकते हैं कि महिलाओं में लैंगिक अंगों के विकास ऋतुस्राव
गर्भाशय के विकास अर्थात इन कार्यों में विशेष रूप से ये हार्मोन कार्य करते हैं। अंड निर्माण के लिए, ऋतुस्राव की प्रक्रिया के लिए, लैंगिक अंगों के विकास के लिए, इन सभी के लिए एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्य करते हैं। और ये हार्मोन एक स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। ध्यान रखें, ये जो हार्मोन है मुख्यतः मादा हार्मोन में तो अपन पढ़ते हैं एस्ट्रोजन, और जो नर हार्मोन होता है उसमें अपन पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपने आपकी जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ी है, और अंतःस्रावी ग्रंथि में आपने सभी ग्रंथि पढ़ चुके हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अलावा अपन कुछ और याद रख सकते हैं, जैसे गर्भाशय ग्रीवा से निकलने वाला हार्मोन रिलैक्सेशन हार्मोन होता है, जो महिला में उत्तेजना के लिए आवश्यक होता है। तो ये जो हार्मोन है, आपने जितनी भी ग्रंथि पढ़ी है, आई होप कि आपके लिए यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अपनी अगली क्लास देखने के लिए ध्यान रखें, जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ध्यान रखें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिए भैया। ध्यान रखना, जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह जो क्लास आपने देखी है, इसमें ध्यान रखें छोटे स्तर से लेकर कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे। तो विशेषतः ध्यान से आपको यह क्लास देखनी है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।